नमस्कार, मैं ब्रिजेश और स्वागत है आपका हमारे चैनल टीडीवी न्यूज़ 24 में। आज हमारे साथ हैं जो है सलेमपुर के सांसद रमाशंकर राजभर जी। आज इनसे एक बात करते हैं, आज इनकी पॉलिटिकल कैरियर शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे जो है आज यहाँ से सलेमपुर टू दिल्ली, आज इस पर हम बात करते हैं। जी सांसद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अच्छा सांसद जी, अगर बात करूँ सर, ये जो आपका सलेमपुर टू दिल्ली का जो सफ़र रहा कैसा रहा, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं, अपना अनुभव बताएं। देखिए, हम लोग सामाजिक कसक से नेता बने हैं और मुझे ठीक याद है जब मैं इंटरमीडिएट कर रहा था तभी से हम सामाजिक कार्यों में काफ़ी रुचि ली। उसके बाद फिर स्नातक किया, फिर परास्नातक किया और उसके बाद से हमेशा जन समस्याओं को लेकर और गरीबों की पीड़ा अपनी पीड़ा हम समझते थे। गरीबों के साथ जो सामंती आतंकवाद, जो सामंती अत्याचार था, उसका हम लोग विरोध करते थे। इस दौरान हम एजुकेशन पीरियड में ही कुछ सोशलिस्ट नेताओं के संपर्क में आए और लोग मुझे विद्यार्थी तभी से कहने लगे। तो एक बार मैं जिलाधिकारी कार्यालय पर, मैं बीए का छात्र था, तो अनशन पर बैठ गया। एक कुर्मी बिरादरी की गरीब महिला थी और उसके साथ बहुत अन्याय हुआ था, उसी को लेकर बैठा। तो उस पर जब नेता आए हमारे देवरिया जनपद में, तो उसी समय से हमको कहने लगे कि भाई ये तो विद्यार्थी बहुत तेज है। तो ये एक राजनीतिक जीवन मेरा रहा। और आपको जानकर ताज्जुब होगा कि 1991 में मेरे तेवर को देखते हुए लालू जी ने मुझे 91 का चुनाव जनता दल से रुद्रपुर विधानसभा से लड़ाया। फिर 93 मैंने लड़ा। फिर 1996 में जनता दल को ख़त्म होने के बाद मैं बसपा का जिला अध्यक्ष हुआ और 96 में भी चुनाव लड़ा। फिर 96 में टिकट मेरा 2000 में कट गया, तो मैं निर्दल चुनाव लड़ा और बसपा के उम्मीदवार से अधिक वोट पाया जी। उसके बाद 2000 में मैं सलेमपुर लोकसभा से एमपी का चुनाव लड़ा, हार गए। 5 चुनाव हारने के बाद मैं बसपा से ही 2009 में चुनाव जीता और मैं एमपी रहते 2013 में मेरा टिकट काट दिया गया और उसके बाद से मैं समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर लिया। और आज समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी की कृपा से मैं अपने सलेमपुर लोकसभा क्षेत्र के जनता के प्यार से मैं दिल्ली तक पहुंचा। जी, तो जो बीच में इतना उठक पटक था, जो है 5 चुनाव आप हारे। अगर देखा जाए तो अब्राहम लिंकन भी कई चुनाव हारे थे और यहाँ तक कि वो कहते हैं कि वो मेंबर के चुनाव हार जाते थे, लेकिन उन्होंने जब जीता तो सीधे राष्ट्रपति बने जो है। तो आज आपने जो है सीधे लोकसभा पे, आज यहाँ दिल्ली पे आज काबिज हैं, आज जो है कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए, दूसरी बार लोकसभा में आया हूँ। दूसरी बार आए हैं? हाँ, इसके पहले अगर हाँ 9 से 14 वाले में मैं जी था। किस पार्टी से थे उस समय? उसमें मैं बहुजन समाज पार्टी से था। अच्छा। और इस बार समाजवादी पार्टी से। जी। लेकिन मेरा बेलथरा और देवरिया में रहना ज़्यादा होता है, क्योंकि देवरिया भी मेरा आवास है और सलेमपुर लोकसभा में बेलथरा में भी मेरा। जब मैं सांसद था तब भी बिना गनर के मोटरसाइकिल से मैं सवेरे अपने नगरवासियों से मिलता हूं और आज भी स्कूटर से जी मैं देवरिया और चलता हूं। कभी अपने आप को मैंने जनता की पकड़ से बाहर, क्योंकि जनता आज के नेता को ये सोचना चाहिए कि हम पब्लिक प्रॉपर्टी, जी जनप्रतिनिधि हैं, हम जनप्रतिनिधि हैं। हम यह आभास अगर कर लेंगे कि नहीं हम ही सब कुछ हैं, तो जनता हमें नज़र से उतार देगी। और इसी का परिणाम रहा कि करीब 35 वर्ष के जीवन में मैंने बहुत उतार चढ़ाव देखा और उसके बाद भी जनता, जो गरीबों की जमात थी, जो गरीबों की गोल थे, उसने अपने नज़र से मुझे नहीं उतारा और उसी का परिणाम है कि आज दोबारा सांसद बन के दिल्ली आया। यहाँ आने पर भी मुझे चिंता रहती है कि आज मैं सदन में नहीं बोल पाया। जिस दिन मैं सदन में नहीं बोल पाता हूँ, मुझे शाम को खाना अच्छा नहीं लगता। मैं जन सवालों के लिए आया हूँ और अभी आप देखिए कि जन सवालों पर आदमी नहीं बोलेगा। अभी पहले दिन ही मैंने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे अपने क्षेत्र के उठाए और कल से ही प्रयास में हूँ कि 2-3 बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हमारे क्षेत्र के हैं। बाढ़ है जी, और जो गांव के गरीबों की बात है, अभी तक मैं सदन में नहीं कह पाया। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत जल्दी जनता के अरमानों पर खरा उतरूं। अच्छा सांसद जी, जब आप ये जितनी लंबी पारी, इतनी लंबी जो सफ़र आज तय करके यहाँ तक पहुँचे, कभी ऐसा कोई मोमेंट आया हो जब आपका दिल जो है द्रवित हुआ हो, दुखी हुआ हो कि ये राजनीति जो है ये हमारे लिए नहीं है, ऐसा कोई पल आया हो?
देखिए, याद हम लोग करिए। संघर्ष के कोष से पैदा हुए हैं और ऐसे ऐसे दिन भी हम देखे हैं कि जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। जब नेता असफल होता है तो सबसे बड़ी समस्या परिवार भी कहता है कि ये क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो सारे दुर्दिन देखने के बावजूद भी मैं टूटा नहीं, मैं संघर्ष से झुका नहीं और संघर्षों के बल पर ही मैं आज यहाँ तक पहुँचा। जी। अच्छा, जब इस बार चुनाव हो रहे थे, तो कई मीडिया कर्मी थे, कई लोग थे, कई सर्वे थे, जो बता रहे थे सलेमपुर जो है इस बार सलेमपुर जो है सपा हार रही, गठबंधन हार रही है। लेकिन हमारा चैनल था, हम लोग अपना जो हमारा आंकड़ा था, हमने सोचा जो है कि ये जो है नहीं, इस बार यहाँ चुनाव निकल रहा है। आपको क्या सूचना थी, आपको क्या लग रहा था? देखिए, जो ज़मीनी चैनल थे, जो गोदी मीडिया नहीं थे, उन चैनलों ने सही तस्वीर जनता के सामने रखी। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन में भी वो प्रत्याशी 1,12,000 से जीते थे। 2009 में उनके पिता को मैं हराया था और अब बेटे को भी हराया, तो जनता में भरोसा था कि वो बहुत दुबला पतला और साधारण सा रमाशंकर राजभर जी। वो क्या लड़ेगा चुनाव, क्योंकि पावर, पैसा और तिकड़म तीनों उनके पास था। लेकिन जो लोग मुझसे जुड़े रहे उनको ये भरोसा था कि ये आदमी दुबला पतला दिखने में गरीब जरूर है, पैसा नहीं खर्च कर सकता, लेकिन ये 5 बरस मेरे काम आएगा। इसलिए मेरा चुनाव आम जनता लड़ रही थी। आप जैसे चैनल जो ज़मीनी हकीकत रखते हैं, उन लोगों ने ये बात रखी भी। मैंने पावर और पैसे दोनों को हराया, तिकड़म को भी हराया। तिकड़म करके हमारे बिरादरी के उम्मीदवार लाए गए। हमारे बिरादरी के एक नेता हैं, वो हेलीकॉप्टर से उतर रहे थे और 1,12,000 को मैं कवर भी किया और उसके बाद चुनाव भी जीता। तो यह सारा श्रेय हमारे सलेमपुर के प्रत्येक नागरिकों को जाता है कि जिन पर मुझ पर भरोसा था। अच्छा, राजभर जी, जैसे आप राजभर बिरादरी चाहते हैं, जब राजभर बिरादरी का नाम आता है तो ओम प्रकाश राजभर का नाम सबसे पहले आता है, ऐसा क्यों? लेकिन वो जो कि अपनी सीट खुद हार गए हैं, अपने बेटे हार गए हैं, तो अगर आप आज सीट जीत कर आए, अगर कोई भी नाम आता है तो राजभर, ओम प्रकाश राजभर का आता है। इस पर कुछ बताइए, क्या वो राजभर के यूपी के नेतृत्वकर्ता वही है? देखिए, बतावें, राजभर हुआ, निषाद हुआ, चौहान हुआ, कुछ ऐसी जातियां हैं जो बहुत गरीब हैं जी। और जब उनको सपना दिखाया जाता है तो जाति के नाम पर वो जुड़ जाती है। और यह जाति की पार्टी बनाने वाले नेताओं ने क्या किया कि जाति की भीड़ लगाई और उस भीड़ का जाकर के दूसरे दलों से समझौता किया। भाजपा से गरियाया, सपा को गरियाया, सारे सरकार को गरिया करके पहले दल बनते हैं कि हम आपको आरक्षण दिलाएंगे और आपके बेटों की नौकरी लगवाएंगे, आपका आवास बनवाएंगे, आपको राशन कार्ड बनवाएंगे। ये कितना दिन चलेगा? तो चाहे राजभर हो, चाहे निषाद भी आपने देखा होगा कि निषाद की भी पार्टी बनी, वो भी है। तो इन जातियों ने देखा कि हमारे नेता तो हमारे वोट को बेच करके अपने मालोमाल हो रहा है, हमको राजा का ख्वाब दिखा रहे हैं और अपने राजा बन जा रहे हैं हमारे वोटों को बेचकर। इसी का परिणाम हुआ कि ये जो जाति दल हैं, ये जाति दल स्वतः चुनाव लड़ें तो इनकी जमानत नहीं बचेगी। इसलिए ये अपनी भीड़ जुटाते हैं और भीड़ जुटाकर कभी सपा से, कभी भाजपा से, बड़े दलों से गठबंधन करते हैं और गठबंधन करके अकूत धन कमाते हैं और अपने परिवार को चुनाव लड़ाते हैं। इस बात को इस बार राजभर समाज ने समझा है और इसी बार ने नहीं समझा है। वो इनकी भीड़ आपको बता दूं, अगर मऊ में कार्यक्रम हो रहा है तो पूरे पूर्वांचल के हर जिलों से राजभर बुलाए जाएंगे, स्वाभाविक है भीड़ हो जाएगी, लेकिन वो भीड़ वोट में नहीं परिवर्तित होगी। इसीलिए 2014 में ओम प्रकाश जी के लड़के हमारे ही संसदीय क्षेत्र के बांसडीह विधानसभा से चुनाव लड़े, हारे। फिर वो सपा के साथ जब गठबंधन था तो शिवपुर विधानसभा से एक लड़के को हराए, वहां से भी हराए और अब बहुत मजबूत गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में गए तो वहां से घोसी से भी हारे। तो राजभर समाज ने इनको नकार दिया है। अब वो समझ गया है कि ये हमारे वोट का सौदा करते हैं और सौदा करके अपनी बात बनाते हैं। तो राजभर समाज अब जब हटा है तो राजभर समाज ने तो साबित कर दिया कि पूरे
पूर्वांचल में राजभरों का नेता रमाशंकर राजभर है। पावर, पैसा और तिकड़म तीनों को हरा करके राजभर समाज ने मुस्तैदी के साथ मुझे चुनाव जिताया, सभी समाज के साथ लगा रहा। लेकिन यह सोचना चाहिए कि ओम प्रकाश राजभर जी को अपना प्रचार करना चाहिए था। तो उनका हेलीकॉप्टर रोज हमारी विधानसभा में, रोज हमारे लोकसभा में उतरता था और कहते थे यहाँ दोगे तो वहाँ पाओगे। पियर का चाचा के नाम से प्रसिद्ध हो गए हो। अब वो पियर का चाचा पियर हो गए हैं। अब उनको पीलिया हो जाएगी, बहुत जल्दी पीलिया के मरीज होने वाले हैं वो। और जिस पीले गमछे की आड़ में राजभर समाज का दोहन हुआ, अब राजभर समाज नकार चुका है और यह साबित हो चुका है पूर्वांचल में राजभरों के नेता रमाशंकर राजभर हैं। कम से कम हम राजभरों के थाने की लड़ाई, उनके आरक्षण की लड़ाई, उनके विकास की लड़ाई, मैं तो हमेशा कहता हूँ कि बच्चे पढ़ाओ, दूसरा रास्ता नहीं है आगे बढ़ने का। गुण सीखो, दूसरा रास्ता नहीं है। दुर्गुण छोड़ो, दूसरा रास्ता नहीं है। समाज में सभी समाज के साथ मिल के रहो, दूसरा रास्ता नहीं है। हम तो ये नहीं कहते, महाराजा सुहेलदेव के नाम लेने वालों बता दीजिए कि ये जाते हैं राजभरों से कहते हैं बोलो महाराजा सुहेलदेव। हम महाराजा सुहेलदेव के खानदान के हैं, इसमें कोई बात नहीं जी। लेकिन राजभरों की शरीर किसी राजा के खानदान की लगती है क्या? उनका घर लगता है क्या कि ये राजा खानदान का है? उनके व्यवसाय लगते हैं क्या कि ये राजा खानदान के हैं? तो जो उनको गरीबी का आभास हो जाएगा तो वो उठ खड़ा होंगे और ये राजा बना करके अपनी गरीबी दूर करते हैं, उन्हें गरीबी का आभास नहीं होने देते ताकि उस गरीबी से संघर्ष करके वो आगे बढ़े। तो राजभर समाज नकार चुका है। अब ये बड़े दलों को मैं क्या कहूँ, कभी सपा को, मैं अपने दल की भी क्या कहता कि सपा को भी भ्रम हो गया था कि पूरा राजभर को ओम प्रकाश राजभर आएंगे तो पूरे राजभरों का वोट आ जाएगा। और परिणाम ये हुआ कि पूर्वांचल से कितना नुकसान हुआ, बहुत नुकसान हुआ। और आज वो नहीं साथ थे तो पूर्वांचल में सारी सीटें समाजवादी पार्टी जीती, एक को छोड़ दिया जाए। उसी तरह से भाजपा को भ्रम हो गया था कि ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद आ गए हैं और पूरा पूर्वांचल हम लोग हाईटेक लगाएंगे, उनका भी भ्रम टूट गया। अब न जाने ये भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हमारे पास मोदी जी जैसा नाम है, हमारे पास विश्व गुरु बनने की क्षमता है, हमारे पास जोगी जी जैसा नाम है, हम एकदम उत्तर प्रदेश को और देश को स्वर्ग बना रहे हैं। तो फिर नतमस्तक क्यों ओम प्रकाश राजभर जैसे लोगों के सामने? अगर आप ही बहुत गुणवान है तो फिर ओम प्रकाश राजभर जैसे लोगों जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को गंदी गंदी गाली दिया, कभी सवर्ण समाज को गंदी गंदी गाली दिया, कभी यादव समाज को कहा 12 बजे के बाद बुद्धि खुलती है, तो ऐसे लोगों को आप क्यों ढो रहे हैं? प्रशासन में कहें कि ये पेड़ का रुमाल लेके चले जाइए, वहाँ पे जो है किसी अधिकारी से मिल लीजिए, किसी दरोगा से मिल लीजिए। कभी केवल मीडिया में रहने के लिए ऐसे उल जलूल भाषण एक नेता नहीं दे सकता है। और मैं समझता हूँ कि मीडिया में रहने के लिए आप ऐसा कुछ बोलें जिससे कल आपको गाली पड़े, ऐसे बातों से बचना चाहिए और ये साबित हो गया है। अच्छा सांसद जी, जैसे आप जो है सलेमपुर से आते हैं, सलेमपुर में सर क्या समस्या है, क्या वहाँ निजी समस्या है, जनता किन किन समस्याओं से वहाँ परेशान है, इस पर थोड़ा सा देखिए। अभी मैं जब आप मुझसे बात कर रहे हैं तो फिर मैं सदन में ही जा रहा हूँ और मेरी कोशिश लगी हुई है जी कि इस बजट सत्र में मुझे बोलने का अवसर मिल जाए। हम बलिया जनपद से, बलिया और देवरिया 2 जनपद से आते हैं जी। देश में जो 3 जनपद सबसे पहले आज़ाद हुए उसमें बलिया भी है जी। और बलिया जनपद में आज तक एम्स नहीं, जहाँ प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी जैसे लोग रहे, जहाँ मंगल पांडे जैसे लोग हुए और जहाँ जनेश्वर मिश्र जैसे लोग हुए, जहाँ एक से एक कवि, एक से एक विद्वान हुए, और आज तक वहाँ एक एम्स नहीं है। और हमारे उत्तर प्रदेश का पहला जनपद देवरिया है जहाँ जिला चिकित्सालय नहीं है। अच्छा, पूरे उत्तर प्रदेश का पहला जनपद होगा मेरे समझ से कि देवरिया जिला में आज तक जिला चिकित्सालय जो था उसको अपग्रेड करके और वो क्या कहते हैं मेडिकल कॉलेज बना दिया। और मेडिकल कॉलेज के मानक दूसरे हैं, जिला चिकित्सालय के मानक दूसरे हैं। तो जिला चिकित्सालय को ही ख़त्म कर दिया और पूरी जो गरीबों के पहुंच में जिला चिकित्सालय था, मेडिकल कॉलेज गरीबों के पहुंच का नहीं है। न वहाँ आपके पास संसाधन है, वहाँ जो डॉक्टर हैं वो डॉक्टरों को पढ़ाना भी है, वो देखते भी हैं, और वहाँ संसाधन नहीं है, वहाँ दवा नहीं है। तो ये हमारे क्षेत्र की बड़ी समस्या। स्वास्थ्य समस्या सिर्फ बड़ी है आपके यहाँ? हाँ, बहुत बहुत बहुत
विकट समस्या। विकट दूसरी हमारे क्षेत्र की एक समस्या थी कि जब लालू जी रेल मंत्री थे तो हमारे वहाँ बेलथरा से बकुलहा तक का एक रेल मार्ग था, और वह रेल मार्ग उस पर सर्वे भी शुरू हो गया था, लेकिन वो ठंडे बस्ते में 10 बरस से पड़ा है, उसको भी मुझे देखना है। हमारे इब्राहिम पट्टी का जो पावर हाउस है वहाँ से पूरे भारत को बिजली जाती है, यहाँ तक कि कनाडा तक भी जाती है, और जो रेडिएशन है उसका दंश 15 किलोमीटर तक जो खेतों में तार हैं, जो गांव के ऊपर से तार गए हैं, वहाँ जाते हैं। लेकिन आज आपको जानकर ताज्जुब होगा कि वहाँ 1 किलोमीटर तक भी उस पावर ग्रिड से बिजली नहीं मिलती। बुनियादी समस्याएं हैं। उसी तरह से सड़कों की दशा बहुत हमारे वहाँ खराब है। PMGSY योजना चल रही है, मेरी कोशिश है कि हर विधानसभा से कम 10-10 छोटी सड़कों को गांव को जोड़ने वाली सड़कों को PMGSY योजना से मैं स्वीकृत कराऊं। उसमें मैंने लिखा पढ़ी शुरू कर दिया है, क्योंकि 10 बरस में नेता का कर्तव्य होता है अपनी जन समस्याओं को सरकार से अवगत कराए। जब अवगत कराएगा तो सरकार अंधी नहीं है, जरूर उस पर धन देगी जी, प्रयास होगा तो। लेकिन 10 बरस में कोई ऐसा प्रयास नहीं हुआ कि PMGSY की सड़कें, सांसद निधि कितनी आती है 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर अगर आप 100 मीटर इंटरलॉकिंग कराने जाते हैं तो 6 लाख रुपया चाहिए होगा। अगर CC कराने चाहते हैं तो करीब 7 से 7 लाख रुपया चाहिए होगा। तो बमुश्किल 20 गांव 25 गांव में सांसद निधि से काम हो सकते हैं। लेकिन जो सड़कों का चौड़ीकरण है, जो सड़कों का वो चौड़ीकरण से लेकर के और सड़कों के गड्ढा मुक्त कराने का काम जो सरकार करती है, उसमें लिखा पढ़ी करके तो हमारे वहाँ जो ग्रास लेवल पर जो लिंक मार्ग है ये बहुत खराब है। इस लिंक मार्ग को कैसे मैं ठीक करूं, इस पर मेरा पूरा ध्यान है। और तीसरी समस्या, एक बड़ी समस्या है कि हमारे वहाँ जो भ्रष्टाचार है, चाहे वो तहसील का भ्रष्टाचार हो, थाने का भ्रष्टाचार हो, हम लोगों के फोन के बाद भी थानों पर पैसा लिया जा रहा है। हम लोगों के फोन के बाद कोई SDM अपने कमरे से निकलता नहीं, कोई तहसीलदार अपने कमरे से निकलता नहीं। तहसील दिवस, थाना दिवस सब एक धोखा है। जनता दरखास्त देने आ रही है, भूमि विवादों से लोग परेशान हैं। तो ये जो क्षेत्र की समस्याएं हैं। उसके बाद शिक्षा के क्षेत्र में भी अपने क्षेत्र में मुझे कुछ करना है कि कैसे, आपको जानकर होगा जब मैं सांसद हुआ तो ही हमारे संसदीय क्षेत्र को केंद्रीय विद्यालय मिला था चेरो में, और मैं ज़मीन की भी वादा, एक गुप्ता वहाँ प्रधान हुआ करते थे उस गांव में, उनसे मैंने ज़मीन का इंतजाम कराया। जो ज़मीन मिली उसमें वृक्ष थे जी, उन वृक्षों को भी वन विभाग से कह के करा करके किसी तरह से खुलवाया। तो उसी तरह से हमारे बलिया और देवरिया में, और कैसे शिक्षा के अच्छे संस्थान वहाँ खुलें, ये एक बड़ी समस्या है। और सबसे बड़ी जो समस्या है वो यह है कि आपको जानकर ताज्जुब होगा कि अगर बिहार का बॉर्डर हमारा है जी, हमारे क्षेत्र में खनुआ नदी, गंडक नदी, घाघरा नदी और गंगा के बाढ़ से लोग प्रभावित। और आपको जानकर ताज्जुब होगा कि अभी मैं भोजपुरवा का सांसद होने के बाद दौरा किया बाढ़ी विधानसभा में, और वहाँ करीब 7 किलोमीटर किसानों के खेत बह गए, नदी में विलीन हो गए, और मेरे सामने ही GCB लगा करके लोग अपना घर तोड़ करके ईंटा लेकर के और वहाँ से भाग रहे थे। यानी पूरे भोजपुरवा गांव का पलायन हो गया। अब आप भी बता दीजिए, अगर उस गांव, चाहे नारायणपुर हो, चाहे निपनिया हो, चाहे खरीद हो, ऐसे जो गांव हैं जहाँ की ज़मीनें नदी में विलीन हो गई, और वहाँ के किसानों ने जो KCC ऋण लिया है, जब जमीन ही नदी में चली गई तो KCC ऋण माफ होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? एकदम। जब गांव ही नदी में विलीन हो गया तो बिजली बिल माफ होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? थोड़ी सी दूरदर्शिता के कारण आज हमारे क्षेत्र के 50 गांव और उनकी जमीनें नदी में विलीन हो गई। उसके 2 कारण थे। एक कारण कि नदी ने बंधे से जो TS बंधा है, वो बेलथरा से लेकर के और वहाँ चाँदपुर तक का, जो बेलथरा विधानसभा, सिकंदरपुर विधानसभा, बांटी विधानसभा को टच करता है, तो ये तीनों विधानसभाओं को टच करने वाला TS बंधा शाही के बिल से, चूहे की बिल से और रेन कटर से वो बहुत कमज़ोर हो चुका है। समय रहते अगर ध्यान दिया गया होता तो बंधे से
और नदी की दूरी कहीं कहीं 8-8 किलोमीटर हो गई थी। तो बंधे से 5 किलोमीटर और नदी से 2 किलोमीटर पहले फिर एक रिटायर बंधा बना दिया गया, एक बंधा और बना दिया गया होता और टीएस बंधे को रिटायर कर दिया गया होता, तो उन गांव की जमीन बच जाती और वो गांव बच जाती। तो मेरी कोशिश होगी कि बिहरा से लेकर के और चांदपुर तक के जो इलाके हैं, वहाँ ताहिरपुर तक के इलाके हैं, वहाँ एक नए बंधे का प्रस्ताव प्रोजेक्ट बनवाऊँ जाड़े बाद, तो उनको बचाया जा सके। तो इस तरह से वही हमारा ये एक खनुआ नदी है जो भाटपार विधानसभा में आती है, वहाँ बिंदवलिया गांव है। बिंदवलिया गांव में भी भारी कटान है। उसी तरह से गंडक नदी में मोतीपुर गांव है, आपको कम से कम 500 एकड़ खेती नदी में विलीन है। उसी तरह से चुरिया है, खरवनिया है, घाघरा नदी, बाढ़ की समस्या बाढ़ समस्या प्रबल है बहुत आपके। भयंकर बाढ़ की हमारे वहाँ समस्या है। और उसके बाद से एक सोलर प्लांट भी मैं अपने संसदीय क्षेत्र में ले चलने की कोशिश में हूँ और उस पर भी काम कर रहा हूँ। जी, तो ये थी हमारी बात जो है रमाशंकर राजभर जी से। सर ने बताया जो है किस प्रकार से हमारे क्षेत्र में समस्या क्या है और अपने पूरे राजनीतिक दर्शन को बताया कि राजनीति में जब उद्भव हुआ, कैसे हुआ, अपने कॉलेज लाइफ से लेके आगे तक की सारी बात बताई। ऐसे ही खबरों के लिए जो है बने रहिए हमारे TDV News 24 पर। तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत सारा आभार आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।